बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत दोनों इस तरह से नथी है कि अगर एक चीज़ में अदम इस्तेहकाम आता है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डाउन हिल जाना शुरू हो जाती है। इस टाइम पर पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का एक बहुत बड़ा मजमूआ बना हुआ है। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, माशरती अदम इस्तेहकाम, इसके साथ साथ कानूनी अदम इस्तेहकाम तक मामला पहुंच चुका है। अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि हमारे सियासतदानों के अंदर, हमारे लीडरान के अंदर क्या फोरसाइट है कि वो आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान की सिमत का तयन कर सके, या सिर्फ आने वाले 5 दिन, 5 महीने, 5 साल के बारे में ही सोच कर आना है और अपने टेन्योर के बारे में, अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के बारे में ही सोच कर आना है। ये सारे वो सवालात हैं जिनके ऊपर आजकल सवाल तो किया जा रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। और यही वो सवालात हैं जो कि माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से अगर इनका जवाब मिल जाए तो शायद हमारे मामलात हल होने की तरफ आएंगे। आज कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं, इसका कोई जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज शाहिद खाकान अब्बास साहब मौजूद हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन इन द शो। शाहिद खाकान अब्बास साहब, सबसे पहले तो जरा बजट की बात कर लेते हैं। कल बजट है और बजट इस टाइम पर पाकिस्तान के हर शहरी का के घर का टाइट हुआ है और पाकिस्तान का तो कोई हाल ही नहीं है ना कौमी सतह पे। कल के बजट से क्या तवक्को की जाए, क्या आप देख रहे होता हुआ अब्बास साहब? आप क्या तवक्को रखना चाहती हैं? अच्छी रखना चाहते हैं लेकिन अच्छे आसार नहीं नजर आ रहे। मैं आपके सामने बड़ी बुनियादी सी बात कर देता हूँ। 4 मद होती हैं बड़ी हुकूमत के खर्चे में। जो हमारा सबसे बड़ा सूद है डेट सर्विसिंग, नंबर 2 पे डिफेंस एक्सपेंडिचर है, नंबर 3 पे डेवलपमेंट है, नंबर 4 पे हुकूमत के खर्चात हैं। ये 4 मद हैं। आपके पास जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा सूबों को देने के बाद, वो इतना भी नहीं है कि आप सूद की रकम पूरी अदा कर सकें। आपको सूद की रकम के लिए भी इजाफी कर्जा लेना होगा, डिफेंस के लिए इजाफी कर्जा लेना होगा, आपको डेवलपमेंट के लिए इजाफी कर्जा, हुकूमत चलाने के लिए इजाफी कर्जा। ये कर्जे का बोझ और बढ़ जाएगा। अगली दफ़ा डेट सर्विसिंग जो है उसका और हुजम बढ़ जाएगा। आप डेट सर्विसिंग का एक कम हिस्सा पे, उससे भी ज़्यादा कम, ये एक बड़ा विशेष साइकिल है, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। ये रिफॉर्म से आएगा। आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, इकनॉमिक रिफॉर्म्स, आपको हालात को दुरुस्त करने के लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दूर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं। अब आप कहेंगे रिलीफ दे दें, बिल्कुल, कितनी रिलीफ आपको चाहिए? कर्जा लेकर रिलीफ देंगे आप, और कल वो कर्जा आपने रिलीफ लेने वाले ने ही अदा करना है। उसका बोझ अभी से ही वो बर्दाश्त करना शुरू कर देगा। तो इसलिए आज तकलीफ सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हुकूमत के अंदर ये जुर्रत होनी चाहिए कि मामलात को हकायक से हट कर फैसले ना करें। अगर आप हकायक से, बड़ा आसान होता है इजाफी कर्जा ले ले, अवाम में कोई रिलीफ देने। बस अब हम इस विशियस सर्कल के अंदर फंस चुके हैं जी। हमारे पर बैरूनी कर्जा पिछले 1 साल के अंदर 14 अरब रुपए बढ़ गया है और सूद की मद के अंदर हम लोगों को जितना देना पड़ता है 14 खरब बढ़ गया। 14 खरब। ऐसा नजर नहीं आता कि हम लोग किसी भी तरीके से इस विशियस सर्कल से निकलेंगे। तो अब अपनी इकोनॉमी को किस तरह से उस पॉइंट पर लेकर आए कि सूद के अलावा प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ भी जा सके? देखिए, यही करना पड़ता है ना कि आप कोई भी चीज़ जो है कीमत ख़रीद से कम नहीं बेचेंगे। आप जो लॉसेज हैं, जो बिजली के सेक्टर में लॉसेज हैं, इनको ठीक करेंगे। आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे ताकि मुल्क के ऊपर से, हुकूमत से बोझ हटे। आपने सूबों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी दुरुस्त करना है। आज बिजली सूबे में चोरी होती है, हुकूमत वहाँ वफाक की कोई उसका अमल दखल नहीं है, पैसा वफाक देता है। 18वीं तरमीम में जो प्रोटेक्शन दी गई NFC अवार्ड को, उस पर बहस हो सकती है। मेरी राय ये है कि आप बजाय उसको पर बात करने के, हुजम को कम करने में आप जिम्मेदारियां सूबों को दें। जस्ट अ सेकंड ओवर हियर। क्या 18वीं तरमीम पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बर्बादी का संदेशा लेकर आई? आप डिपेंड करता है आपकी सोच क्या है। मैंने इसीलिए कहा कि मेरी सोच ये है कि उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन सूबों ने उस पैसे को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया और वफाक जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां सूबों को नहीं दे सका और सूबों ने कैपेसिटी बिल्ड नहीं की। बड़ा एक अजीब सा साइकिल है। आज वफाक की हालत ये है कि यहाँ कोई अफसर नहीं आता, सूबों में तनख्वाहें दुगनी हैं, सब वहीं रहते हैं। जब 22 ग्रेड में होते हैं यहाँ के सेक्रेटरी बन जाते हैं। उनको कोई वफाक की हुकूमत का इल्म नहीं है कि ये कैसे चलती है। ये आज मुल्क की कैफियत है।
अच्छा, अभी कल जो बजट पेश करने जा रही है इकोनॉमिक टीम हुकूमत की, वो अहल है कि एक ऐसा बजट दे सके जो कि अवाम दोस्त हो? मैं आपके पाकिस्तान के अगले 10 बजट आपको बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और 10 बजट के अंदर कहीं कोई रिलीफ का आंसर? कैसे, जितनी रिलीफ देनी है मैं आपको दे दूंगा, मैं इजाफी कर्जे लेकर बट वही रिलीफ दे दूंगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। जो रिलीफ भी आप देंगे वो अवाम की जेब से निकलेगी, ये बात याद रखें। राइट। अच्छा अब्बास साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि इस इकॉनमी को, जो कि एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी हो चुकी, हम लोगों ने वर्सटाइल अपनी एक्सपोर्ट को किया नहीं अनफॉर्चुनेटली, और हम कमाने की तरफ जा नहीं रहे, कर्ज के ऊपर अब हम अपना इन्हिसार किए बैठे हैं। इस इकॉनमी को ओवरऑल करना कितना बड़ा चैलेंज होगा? बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी एक जमात की बस की बात नहीं है। आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप में टैक्स कलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। आप जिस पर टैक्स लगाते हैं वो शोर करते हैं, आप चुप हो जाते हैं। इसलिए आप टैक्स देना एक ज़िम्मेदारी है हर शख्स की जो शहरी होता है। ये शहरियत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि आप मुल्क चलाने में अपना हिस्सा डालें, चाहे कम हो ज़्यादा हो। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन से बोझ तकसीम हो जाता है पूरे अवाम पर, और जो गरीब आदमी होता है वो अपने हिस्से से ज़्यादा टैक्स अदा करता है। हमारी यही कैफियत है। तो आपको जाना पड़ेगा उन लोगों के पीछे जो टैक्स अदा नहीं करते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे ऐवानों में जो अक्सरियत लोग हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। ऐवानों के अंदर? ऐवानों के अंदर Agricultural बहुत से income ऐवान या? खाली हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों से एक सवाल करें, ये तुम्हारे अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करते हैं? ऐवानों के अंदर बैठे हुए तो लोग काफ़ी कमाते नहीं हैं अब्बास साहब। आपने खुद फरमाया कि मैं आपको यकीन करें कि इस ऐवान में बड़े बड़े गरीब लोग भी हैं, बहुत बड़े अमीर लोग भी हैं। मैं आपको दूसरे इदारों में भी बता सकता हूँ कि वहाँ कितने अमीर या कितने गरीब हैं। इसका बात ऐवान से नहीं है। यहाँ तो पूरे पाकिस्तान में 1000 आदमी है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये है कि चूंकि दूसरों पर टैक्स लगाते हैं, खुद टैक्स अदा करें। वो टैक्स नहीं दिया जाता। हर पाकिस्तानी को अपने अखराजात को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उस दिन जाकर मुल्क का निज़ाम दुरुस्त होगा। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगना चाहिए नहीं? इनकम जहाँ से भी आपकी हो, अगर आप खर्चा कर रहे हैं, अगर आपने 50,000 आपके गैस का बिल है, 1 लाख आपकी बिजली का बिल है महीने का, आपके गाड़ियों के खर्चे हैं, ये सब हुकूमत डॉक्यूमेंट करती है। आप महीने में 10 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, टैक्स आप देते नहीं हैं, ये आमदन कहाँ से आई? ये सवाल होता है, पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जाता है। करप्शन रोकने का भी यही तरीका है कि आप पूछे भाई ये जो खर्चे कर रहे हो, ये 10-10 गाड़ियाँ घर में खड़ी हैं, इनको चलो तुमने, ये किसी ने तुम्हें दी हुई है, चलो आप मान लेते हैं। इसके पेट्रोल भी वो देता है, उसका नाम बता दो जो पेट्रोल देता है। राइट। बस अब ये वाली बात तो समझ आती है कि इस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज से 1 साल पहले चले जाएं, वादा करके तो PMLN और उनके तमाम इत्तेहादी PPP और बाकी सारी जमातें यही करके आई थी ना कि हम अवाम के मसाइल बड़े ज़्यादा हैं, इनको हल करेंगे। इकोनॉमी का हल कर दिया PTI ने, उसको हल करेंगे। अवामी जो बुनियादी हुकूक और सहूलियात हैं उनको सही करेंगे। साल गुजर गया अब्बास साहब, सही तो कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें अब तरी की तरफ ही जा रही हैं। जी, लेकिन आपने वो पहलू नहीं देखा कि अगर वो हुकूमत रहती तो मुल्क का क्या हाल होता। क्या हाल होता? वो पिक्चर तो हमारे पास नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट कर चुके होते चंद हफ्तों में। इसलिए हकीकत ये है कि मैं इस इकॉनमी को काफ़ी फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे भी इन मामलात का पता नहीं था कि हमारे हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। और उससे ज़्यादा जो एतमाद है दूसरे ममालिक का, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का, हमसे मुकम्मल तौर पर उठ गया था, क्योंकि जो वादे हम करते थे उनको चंद दिनों में, हफ्तों में तोड़ देते थे। इसलिए वो एतमाद ख़त्म हो गया था, कोई भी आपसे बात करने को तैयार नहीं था। और आखिरी जो आपने काम किया इमरान खान साहब ने, 3.5 साल तो 1 पैसे का काम नहीं किया किसी शोबे में। कोई, मैं हमसे हमेशा पूछते यार एक काम तो बता दें। तो उसके बाद उन्होंने पेट्रोल जो है उसको कीमत भी गिरा दी, उसको फ्रीज़ कर दिया। उस पर जो लेवी थी पेट्रोलियम वो ख़त्म हो गई, जो उनकी कमिटमेंट थी IMF से, और सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया। और $1 अरब महीने का हमारा खसारा पेट्रोल पंप पर शुरू हो गया। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया किसी हुकूमत का हो, जिसकी सोच इस किस्म की हो, तो उससे कोई बात करने को तैयार नहीं होता। ये हुकूमत आई तो हालात मेरी समझ से बहुत ज़्यादा ख़राब निकले। हुकूमत ने कोशिश की है, लेकिन आपको इन मामलात को दुरुस्त करने में काफ़ी अर्सा लगेगा।
काफी अरसे से क्या मुराद? काफ़ी, मैं अगर 5 साल की बात करूं तो शायद वो कम हो। 5 साल कम होगा? 5 साल फिलहाल सही आपको करेंगे। रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे, हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, एक जिम्मेदार मुल्क बनेंगे, तो आपको 5 से 7 साल लगेंगे। लेकिन वैसा 5 साल की तो अकेली हुकूमत होती है, इंतखाबात तो सर पे हैं, इंतखाबात की बात भी करेंगे बाद में, लेकिन 5 साल की जब हुकूमत है तो उस हुकूमत के तमाम टेन्योर तो चीज़ें सही करने में गुजर जाएगा। यानी हम ये समझें कि अगली हुकूमत जो आ रही है वो हाईली अनपॉपुलर होगी, जो भी हुकूमत होगी। जी बिल्कुल, अनपॉपुलर होगी। इसीलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि एक नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा और एक रिफॉर्म का एजेंडा सब मिलकर तय कर लें। राइट। अब साहब थोड़ी इकोनॉमी से, ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, मामला पॉलिटिक्स की तरफ तो जाते ही जाते हैं। अभी पॉलिटिक्स पे कंप्लीट बात भी करेंगे, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर सियासत कहाँ जा रही है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खान अब्बास साहब, यहाँ पर आता है री इमेजिनिंग पाकिस्तान। जी, मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, आप आते हैं, एक फोरम क्रिएट होता है। बल्कि पिछले दिनों मेरे शो में खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी आपके इस फोरम को फुल 100% सपोर्ट किया था लाइव। क्या आपकी जमात, इत्तेहादी जमातें इस फोरम को सुनने को, अंडरस्टैंड करने को, इम्प्लीमेंट करने को तैयार है? वासब देखिए, हम तो वो बात कर रहे हैं जो बुनियादी बातें हैं, क्योंकि हमने ये देखा, और ये तकरीबन 1 साल पहले से हमने इस पे काम शुरू किया था। हमने देखा कि आज मुल्क की पार्लियामान मफलूज है, सियासत दुश्मनी और नफ़रत में बदल गई है, आपस में कोई बात नहीं होती, अवाम की तकलीफ़ की बात नहीं होती, सब सारा वक्त एक दूसरे को गाली निकालने में, इल्ज़ाम लगाने में, जेलों में डालने में गुजरता है। हमने कहा कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल और उनके हल की बात की जाए। तो हमने ये फोरम शुरू किया। यहाँ पर हम किसी की ना तारीफ़ करते हैं, ना तनकीद करते हैं, ना माजी को कुरेदते हैं। हम कहते हैं जनाब ये आज मुल्क के मसाइल हैं, ये इनका हल है, ये इस सियासी निज़ाम को जगाने की कोशिश है कि आप जागें, मुल्क के हालात को समझें, जो आज अवाम की तकलीफ़ है उसको समझें, जिस हद तक हमारी परेशानियां हैं, जो ख़तरात हैं मुल्क को, उनको समझें और इनको हल करने की कोशिश करें। इकट्ठे बैठें, एक एजेंडा तय करें। सियासत आपकी चलती रहेगी, इलेक्शन आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, लेकिन आज एक रास्ता तय कर लें कि मुल्क की तरक्की कैसे होगी। लेकिन इस पॉलिटिक्स के अंदर शाहिद खान अब्बास साहब, इकोनॉमी के लिए भी बैठना अभी किसी फोरम के ऊपर आपको पॉसिबिलिटीज में से नजर आता है, कंसिडरिंग कि यहाँ तो इत्तेहादी आपस में अब एक दूसरे की जोड़ तोड़ शुरू कर चुके हैं, तो बाकी सबके साथ पुराना मुहावरा है ना कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो ये हमारा काम है, यही लीडरशिप का तकाजा होता है कि वहाँ पर जहाँ कर कोई उम्मीद की किरण ना हो, आप मुल्क को सहारा दें, उस मुल्क के अवाम को एक उम्मीद की किरण दें और आगे रास्ता निकालें। सो थ्रू योर फोरम री इमेजिनिंग पाकिस्तान के थ्रू आपने किस किस को दावत देने की कोशिश की, किस किस ने कबूल की और किस किस ने? हमने किसी को दावत नहीं दी, किसी को दावत नहीं किसी को दावत ना, ये हमारा काम है। अच्छा। हमने मसाइल की बात की, जो लोग करना चाहते थे। हम सेमिनार टाइप सेटिंग में काम करते हैं। कुछ तकारीर होती हैं जो मसाइल की बात करती हैं, हल की बात करती हैं स्पेसिफिक इशूज़ पर। कुछ उसके अंदर हम जनरल डिबेट एक रख देते हैं, 5-6 लोगों का एक फोरम होता है जो आधा पौना घंटा किसी स्पेसिफिक इशू पर बात करता है, ताकि एक जनरल डिस्कशन भी हो जाए और एक फोकस डिस्कशन भी हो जाए। जनरल डिस्कशंस डोंट लीड टू डिसीजन मेकिंग अब्बास साहब। हमारा काम डिसीजन मेकिंग नहीं है, रास्ता दिखाना है। आप रास्ता दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को? जी, हमने ओपन फोरम है, सबके सामने आता है। मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब जी उनसे होती रहती है, मैं उनके लिए काम भी करता हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी वो लगाते हैं मैं काम भी कर देता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और हम फोरम से बार बार ये कहते हैं कि आज किसी एक जमात में सलाहियत नहीं रही मुल्क के मामलात हल करने की। आज आप ये देख लें, ये शायद मुल्क की तारीख में पहला मौका है कि पिछले 2 साल के अंदर हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है। क्या वो मसाइल को हल कर सकी है? क्या वो सिमत को दुरुस्त कर सकी है? इसका मतलब ये है कि आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है इन मामलात को दुरुस्त करने की। तो इसलिए सबको ज़रा मिल बैठ कर सोचना पड़ेगा कि कैसे हम दुरुस्त करेंगे। निज़ाम में सलाहियत नहीं है तो बस अब निज़ाम तब्दील करें। निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा आपको। क्या निज़ाम लाएं? नहीं, निज़ाम तो पार्लियामानी निज़ाम के अलावा आपका मुल्क नहीं चलेगा। ये बात मुझे कम से कम मुझे बड़ी वाज़ेह है। लोग यहाँ
सदारती निज़ाम की बात करते हैं और बातें करते हैं, हमने सब आजमा लिए हैं। आपका मुल्क सदारती निज़ाम के अंदर नहीं चल सकेगा, सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम है। लेकिन जो गवर्नेंस के तरीके हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप है प्रोविंसेस से, प्रोविंसेस कैसे चलेंगे, क्या नए प्रोविंसेस की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब सवालात का जवाब आज आपको मुहैया करना होगा। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। ये सारे वो सवालात हैं जो कि पॉलिटिकली बड़े चैलेंजिंग होंगे, जिनका ऊपर डिसीजन लेना। क्या पीपल्स पार्टी किसी भी तरीके से ऐसा डिसीजन लेगी जो सिंध के अगेंस्ट हो जाएगा? क्या पीएमएलएन ऐसा डिसीजन लेगी जो कि पंजाब को आधा कर देगा? क्या पीटीआई ऐसा डिसीजन लेगी जहां केपीके के अंदर उनकी जो स्टैंडिंग है वो किसी तरीके से कम हो जाए? सो ऐसी सारी सिचुएशन में, और निज़ाम की तब्दीली की क्योंकि आपने बात फरमाई, एक और बाज़गश्त चल रही है शहर इक़्तिदार की गलियों की तरफ, बड़ी फेमस। वो चल रही है कि ये डिसीजंस नागुज़ीर हैं, लेकिन ये डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं लेंगी और ना ले सकती। इसीलिए कोई ऐसा सेटअप लेकर आया जाए जहां माकूल लोग, समझदार लोगों को बिठाया जाए, उनसे ये डिसीजंस भी हो जाए। वो सारी ये डिसीजंस करने के बाद सिस्टम को वापस फिर पटरी के ऊपर चढ़ाया जाए। क्या तो फिर नालायक सियासतदान जो कहते हैं कि ये सियासतदान नहीं कर सकते, हम करेंगे, मुझे 2 नाम बता दें तो ये काम कर सकते हैं। आपकी नज़र में है कोई नहीं, सियासतदान? ये काम सिर्फ सियासतदान कर सकते हैं। अच्छा, जो जिस मुल्क के सियासतदान कमज़ोर हो जाए, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। ये हमारी कैफियत है। हमने अपनी सियासी निज़ाम को तबाह किया, हमने इस मुल्क की जो लीडरशिप थी, जो अवाम मुंतखब करते थे, उनको तोड़ा मरोड़ा। कोई भाग गए, कोई चुप हो गए, कुछ ने ज़मीर बेच दिया और हम यहाँ पर पहुँचे। मैं इसे कह रहा हूँ, आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है। आज पूरी सारी सियासी जमातें आप ले लें, आपको 10 मेंबर की काबीना नहीं मिलेगी। ये हमने हल निकाले हैं। हर चोर को हमने सियासत में ला के बिठाया है। आपकी सेनेट आज आधी से ज़्यादा वो लोग हैं जो पैसे देकर सेनेटर बने हैं। आपका अपर हाउस जो है, ये बहुत से मामलात, आप इसकी गहराई में जाएंगे कि सूबे में क्या हो रहा है। लास्ट टाइम भी ये बात कही थी मेरे प्रोग्राम के अंदर कि 70 करोड़ देकर लोग, जी 70 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा चला है। बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि इन लोगों में सलाहियत नहीं है मामलात को हल करने की, इसलिए आपने इश्यूज़ को हल करना है। सिंध को कोई ख़तरा नहीं है, सिंध के कल्चर को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन क्या सिंध चल रहा है? क्या कराची में बैठकर आप घोटकी के मसाइल हल कर सकते हैं? क्या आप लाहौर में बैठकर मरी के मसाइल हल कर सकते हैं? क्या आप पेशावर में बैठकर करक के मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वक्त ने बता दिया कि आप नहीं कर सके। तो आप आज कोई रास्ता ढूंढना होगा ना। अगर सूबे नहीं, बेहतरीन हाल सूबे बनाने में है। ज़्यादा सूबे बनाने। जी, आप मेरा ख्याल है जो भी डिवीजन थे अमेरिका, इसके इंग्लिस्तान ने, अंग्रेज़ों ने बनाए थे, उनको आप सूबे बना दें। 30-34 सूबे बन जाएंगे, आपका काम चल पड़ेगा। नहीं कर सकते तो फिर सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की सतह पर। वो तो कोई करने इख्तियारात नहीं करने पड़ेंगे ना। आप फिर ना करें, फिर आप नहीं, आपके हालात दुरुस्त होंगे। आप ये देख लेना कि सूबाई हुकूमतों का हाल क्या है। पैसा आज सारा सूबाई हुकूमतों के पास है, उन्होंने शाह खर्चों में लगा दिया, लोग भर्ती करने शुरू कर दी। इस तरह वफाक में जो अफसर हैं उनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है मसाइल को हल करने। अच्छा, इस तरह तो हम स्टैंड स्टिल पे आ गए शायद खान अब्बास साहब, क्योंकि एक जगह सियासतदानों में कैपेसिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कुल मिलाकर 10-15 लोग होंगे जो काबीना बना सकते होंगे। दूसरा सिस्टम या दूसरी ऑप्शन जो मैंने आपके सामने रखी थी, जो जिसकी बातें चल रही थी, वो हो नहीं सकती है, वो गलत होगी। तो फिर हल क्या है? नहीं, वो हो नहीं सकती, वो है नहीं। ये खाम ख्याली है कि हम कोई टेक्नोक्रेट ले आएंगे। मैं कहता हूँ 2 टेक्नोक्रेट के नाम ज़रा मुझे दिखाता है, मैं आपको उनकी हालत बता देता हूँ। टेक्नोक्रेट को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कहाँ से मिलेगी? पॉलिटिकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगी? मॉरल या लीगल लेजिटिमेसी कहाँ से मिलेगी? ये बातें करने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, और सियासतदान हल नहीं कर सकते, इनसे काम होता नहीं है। फिर सियासतदान बैठे हैं ना। ये लीडरशिप का चैलेंज है कि आज आप अगर हल नहीं कर सकते और वक्त ने बता दिया कि आप नहीं कर सकते, तो सारे बैठे रास्ता ढूंढे आगे का। ये जो हम एक दूसरे को माइनस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जेलों में डालने की कोशिश में, ये चीज़ें नहीं चलती। अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है, अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है। जिसने हमलावर हुआ है फौजी तनसीबात पर, उसके साथ उसकी आपको प्रोसिक्यूट करना है। प्रोसिक्यूशन का मैं हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे फिर कल किसी का घर महफूज नहीं है। अगर इस मुल्क के एक सूबे के, एक बड़े शहर के बॉर्डर एरिया का जो सबसे बड़ा अफसर है, उसका घर महफूज नहीं है कैंटोनमेंट के अंदर, तो फिर मेरा घर भी और आपका घर भी महफूज नहीं है। उन लोगों को अगर आप पकड़ेंगे नहीं, उनको सजाएं नहीं देंगे, कर फिर हर एक के साथ ये होगा। ये बात याद रखें। राइट। और आप ये देखें कि इनकी इस बात के क्या असरात मुल्क पर और मुल्क से बाहर हुए हैं। मैं बिल्कुल कोई सियासी बात यहाँ नहीं करता,
हमारे दुश्मन आज हंसते होंगे, ये तो अपना घर नहीं महफूज कर सकते, हेडक्वार्टर पे हमला हो गया। ये चीज़ें मामूली नहीं है। कल आर्मी चीफ की तरफ से बात साहब एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आई है कि जो शवाहिद हैं वो ठोस हैं और जिन जिन ने जो क्राइम किया है उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। ये जो ह्यूमन राइट्स वाली बात हो रही है बार बार वो भी पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए हो रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आपने अरेस्ट करना है, ये आपका इख्तियार है, आपने तफ्तीश भी करनी है, लेकिन आपने कानून और आइन के दायरे में रहना है। अब क्या ये जो ट्रायल्स हैं ये कोर्ट मार्शल के ज़रिए हो सकते हैं? मुझे इस बात के इल्म नहीं है। जो वकीलों से मैंने पूछा है वो नहीं हो सकते, लेकिन एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो सकते हैं। आप शवाहिद इकट्ठे करें जो एडमिसिबल हों कानूनी शहादत के मुताबिक, आप प्रोसिक्यूट करें, डे टू डे, दिन रात अदालतें चलाएं। आपके सामने इंग्लिस्तान में हुआ था, हज़ारों लोगों को सजाएं दी उन्होंने कि फिर ये वाक़यात ना हो। तो यहाँ अगर आपने ये छोड़ दिए लोगों को या प्रोसिक्यूट नहीं किया, प्रोसिक्यूशन हमेशा उसके नेगेटिव असरात होते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता। राइट। इसलिए प्रोसिक्यूशन की तैयारी करके प्रोसिक्यूट करें, लोगों को अवाम के सामने प्रोसिक्यूट करें कि जनाब ये शख्स ने किया है, ये वहाँ मौजूद था, ये इसने साजिश की है, ये इसने हमला करवाया, ये लोग लेकर आया। ये मामूली बातें नहीं हैं जो हुई हैं उस दिन। राइट। अच्छा बस अब इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है सियासतदान मिलकर बैठे। इस पॉइंट पर इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट पीछे हो गई थी कि ये सारे आपस में मिलकर बात कर लें, बातचीत नहीं हो सकी। एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जा चुकी है। ऐसा मालूम होता है कि शायद आने वाले इंतखाबात भी खतरे में पड़ जाएं। आपको ऐसा नजर आता है कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होंगे या वो भी खतरे में पड़ जाएंगे? आपके पास चॉइस नहीं है, इंतखाबात आपने करवाने हैं वक्त पर। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सियासत में कोई नहीं होता। अच्छा, तो कौन सी आप इशू की बात कर रहे हैं कि इस पर नहीं? नो पॉलिटिशियन वांट्स टू सी एनीबॉडी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सी करना पड़ेगा। अगर आप बैठेंगे नहीं, हर एक के पास एक सियासी ताकत है, अवाम की नुमाइंदगी है, हम किसी को डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक को आइन और कानून के दायरे में रहना होगा। इमरान खान साहब ने जो सियासत इस मुल्क को दी है वो इस मुल्क के लिए बहुत तबाहकुन है। उस सियासत को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इमरान खान साहब आज जिम्मेदारी का सबूत दें और इस मामले में अपने अपने रवैये को दुरुस्त करें। अपनी जो उन्होंने पिछले 5-6 साल में इस मुल्क की सियासत के साथ किया है उसकी माफ़ी मांगे अवाम से, क्योंकि जो कुछ हो गया आज सियासत नफरत में बदल चुकी है और इससे मुल्क को बेपनाह नुकसान होगा। जो रवैया इमरान खान साहब ने रखा है उसकी कोई मिसाल हमारी तारीख में नहीं है। ये तबाहकुन चीज़ है। राइट। अच्छा अब्बास साहब, ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात ये हुकूमत इसलिए नहीं करवाएगी या करवा सकती क्योंकि हाईली अनपॉपुलर हो गई हैं जमातें। कह के कुछ आए थे जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी, अर्ज भी कर रही थी कि हम हालात ठीक करेंगे, लेकिन हालात ठीक नहीं हो सके, तो इसलिए इंतखाबात की बजाय अब इसको तूल देने की कोशिश की जाएगी। आपने कहा इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं और होनी चाहिए भी नहीं, लेकिन ऑप्शन तो ये भी नहीं होनी चाहिए थी कि सूबाई इंतखाबात को डिले कराया जाता। वो भी आप कहते थे, वो भी हुआ, कभी भी होते हुए नजर आएगा। इंतखाबात हुकूमत नहीं कराती, इसी हुकूमत होगी ही नहीं। हुकूमत तो अपने वक्त पे चली जाएगी। आप 13 अगस्त जो भी डेट है, 17 अगस्त, उसके बाद हुकूमत नहीं रह सकती। इसलिए इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो कुछ पंजाब और KP में हुआ इसकी तरह तारीख देख लें। मैं इसका कसूरवार इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को ठहराता हूँ, जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए जिनकी कोई नज़ीर नहीं है, जिनकी कोई आइन या कानून से मुताबिकत नहीं है और इस सारे मामले को पेचीदा कर दिया। अगर सिर्फ चले बाकी गलतियाँ जो कर दी थी कि आइन की तशरीह कर दी, आइन में लिखा हुआ है यार कि आपको वोट का हक है, आपने कहीं वोट नहीं कर डाल सकते, आपने वही फैसला कर दिया उस नो कॉन्फिडेंस की वोट का, आपने वही फैसला कर दिया। फिर आपने खुद ही टाइम टेबल देने शुरू कर दिए, फिर आपने स्पीकर और सबको बुलाना शुरू कर दिया। आपको किसने इख्तियार दिया है? और फिर आपने एक सूबे के लिए और कानून रखा, एक और आइन रखा, और एक सूबे के लिए एक और आइन रखा। फिर आपने फुल कोर्ट बेंच बना देते तो बात ख़त्म हो जाती, कोई उंगली ना उठा सकता। आज चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंच पर उंगली उठती है। आपकी सारी बातें बजा शायद खाकान अब्बास साहब, लेकिन दूसरी तरफ हमने पार्लियामेंट को भी तो ईसीपी का इख्तियार है, लेकिन जब उसके हाथ बांध दिए जाएं और उसको बोला जाए कि इंतखाबात कराओ तो वो कैसे पॉसिबल है? पैसे आप नहीं दें, सिक्योरिटी आप ना दें, तो फिर ईसीपी कैसे कराएगा? पैसे नहीं, हमने बजट में नहीं रखे हुए, पार्लियामान ने नहीं अप्रूव किया। क्या पार्लियामान को ये हक है कि वो पैसे मना कर सके? बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आपको देखें, जो असल सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या असेंबलियाँ सही तहलील की गई हैं या नहीं, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया।
असल काम ये था, फुल कोर्ट ये तशरीह करता कि क्या किसी भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को ये हक है कि सुबह उठे और असेंबली तहलील कर दे बगैर वजह के, ये तो मजाक बन जाएगा ना। और आपके सामने सूबे के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने असेंबली तहलील नहीं करनी, रात को कहते हैं सुबह तहलील कर देते हैं किसी और के कहने पर जो असेंबली का मेंबर भी नहीं है, और उसकी कोई वजूहात नहीं बताते। तो ये मजाक नहीं है। असेंबली तहलील करने का जो हक आइन में दिया गया है, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने, जो आइन बनाने वाले लोग थे, जो उनकी इंटेंट थी, जिसे इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स कहते हैं, उसको सामने रख कर देखना पड़ता है कि उन्होंने ये शिक क्यों रखी थी। क्या उन्होंने मजाक के लिए रखी थी, इंतशार फैलाने के लिए रखी थी, या उन्होंने ऐसे हालात के जवाब में रखी थी जिसमें सूबा ना चल रहा हो। यहाँ सूबे चल रहे थे। तो इसलिए ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। अब हल बताएं अब्बास साहब। हाल ये इलेक्शन हो जाएंगे, जिसको अवाम वोट देते हैं उसको आने दें, बात खत्म हो जाएगी। अवाम के वोट की इज्जत होगी, वोट को इज्जत दो कहती थी पीएमएलएन। जी बिल्कुल, हम आज भी वोट को इज्जत दो के हक में हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप ये सियासतदान इकट्ठे ना बैठे, जिसमें फ़ौज को भी शामिल करें, जुडिशरी को भी शामिल करें, आगे के एजेंडा तय करें, रास्ता बनाएं, उसके बाद इलेक्शन में जाएं। अगर आप इलेक्शन में गए ये मामला तय किए बगैर, आप पाकिस्तान की किसी एक जमात को पाकिस्तान की पूरी सीटें दे दें, कुछ नहीं कर सकेगा। इलेक्शन हल नहीं होंगे उस सूरत में। राइट, बस अब ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों ही एट दिस पॉइंट इन टाइम डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ मईशत, कुछ सियासत। अब एक बात शाहिद खान अब्बास साहब आपके बारे में बात गश्त कर रही है, वो जरा शॉर्ट चलवाएं टीम, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आदमी कौन है पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का, मैं कहता हूं शाहिद अब्बासी है। इसमें कोई मेरे जहन में डाउट नहीं। आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर है दोस्त लोग इकट्ठे बैठते हैं, शाहिद साहब भी आपके साथ बैठते हैं, शाहिद साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर? सर मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, ये शाहिद भाई से भी मत पूछिएगा और मैं भी जवाब नहीं दूंगा। शाहिद खान अब्बास साहब, एक तो मिफ्ता साहब ने कह दिया कि सबसे ज्यादा अहल जो हैं वो वजीर आजम बनने के वो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। फिर उनसे सवाल ये पूछा गया कि पीएमएलएन के टिकट से लड़ेंगे शाहिद खान अब्बास साहब, तो वो कहते हैं ना इसका जवाब मैं दे सकता हूँ और ना शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछिएगा। तो मैंने कहा पूछ ही लेते हैं, आज आप लड़ रहे हैं पीएमएलएन के। साहब की बड़ी मेहरबानी है, वो उनके मुंह में घी शक्कर और बातें करते रहते हैं ऐसी। मेरा मुझसे कोई इस मामले में ना बात हुई है, ना मैं वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार हूँ, ना मैं पहले था ना आज हूँ। यहाँ पर इंसान जो कंट्रीब्यूट करे सियासत में वो करे। तो अब 35 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए मिफ्ता साहब की ये बातें करते रहते हैं इस किस्म की बहुत सी। पीएमएलएन के टिकट से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, उन्होंने कहा कि ना पूछे उनसे। मैं ये फैसला, अगर इलेक्शन मैं अपने हल्के के अवाम से मशवरा करके इलेक्शन लड़ने का फैसला करूंगा कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। क्योंकि अगर आप आज रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन बेमकसद हो जाएंगे। तो बगैर मकसद के इलेक्शन लड़ने का मैं कायल नहीं हूँ। तो बामकसद इंतखाबात कराना तो अभी बड़ा मुश्किल हो गया ना अब्बास साहब। बस ठीक है, फिर कोई और इलेक्शन लड़ ले। एक बेसूद इलेक्शन, अवाम की राय का जहाँ एहतराम ना हो, जहाँ वो हल ना निकल सके, फिर इलेक्शन अगला आ जाएगा महीने 2 बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, वो देख लेंगे अगर वो मकसद हुआ। इलेक्शन हमेशा एक मकसद होता है ना, कि आप इलेक्ट होंगे या आप अपोजिशन में जाएंगे, हुकूमत में जाएंगे। हमने पिछले 4-5 साल में अपोजिशन भी देख लिया, हुकूमत भी देख ली है। मैं तो उससे मुतमईन नहीं हूँ, दोनों से। इसलिए आज अगर मुझे नज़र आता है कि इस मुल्क की लीडरशिप में ये सलाहियत है कि वो अपनी सियासत से आगे देख सकते हैं कि मुल्क के मसाइल को कैसे हल करना है, एक रास्ते का तयन कर सकते हैं, तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं 10 इलेक्शन लड़े हैं और हल्के के अवाम, ये आप पे प्रेशर होता है हल्के के अवाम का, लेकिन हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि जो काम बेसूद हो उसमें मत पड़े। अच्छा, अगर आप मकसद हो उसमें मत पड़े। और सियासतदानों को बोलें कि आप मिलकर बैठकर इन चीज़ों का तयन कर लें,
तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? हर चीज़ है, आपकी माशी पॉलिसीज़ हैं, आपकी गवर्नेंस का सिस्टम है, ये सब नाकाम हो गया है। आपको मुकम्मल ओवरहॉल करना पड़ेगा। ये चीज़ें छेड़ने से हमारे पास हर चीज़ का हल क्या होता है? मुझे इक़्तिदार देखो, फिर के देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे बताएं? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। किसी ने कुछ किया कुछ, और यही मंशूर होता है कि इक़्तिदार दो, देखो फिर क्या आपको करता हूँ। इक़्तिदार दें तो बासा आप क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इसलिए आपको आज रास्ते का तयन करना है, सब ने मिलकर, और उस रास्ते पे सपोर्ट चाहिए होगी। कोई एक जमात नहीं कर सकती, ना सलाहियत है, ना सियासी इतना ज़ोर किसी के पास हो सकता है। आपको मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के निज़ाम को ओवरहॉल करना है, और साथ साथ मुल्क भी चलाना है, मईशत भी चलानी है, ये सारे मामले को आगे लेकर जाना है। फिर आप जब सिमत दुरुस्त करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन कराएं और सियासत करें। राइट, शाहिद खान नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ हम लोग इख्तिताम की तरफ जाएंगे, लेकिन मामला, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मामला गड़बड़ है, और इस मामले को, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, या लीगल क्राइसिस हो, या प्रोविंशियल क्राइसिस हो, इन सबको हल करना है तो सियासतदानों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा और एक पेज पर आना पड़ेगा। हर कोई इंस्टीट्यूशंस के साथ एक पेज पर आने की कोशिश तो करता है, कभी ये सोचा है कि खुद पाकिस्तान के साथ एक पेज पर आया जाए तो कैसे चीज़ें तब्दील होंगी? ये ज़रा सोचने की बात है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।